वेरी गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। कैसे हो बच्चों? हाउ इज योर लर्निंग गोइंग ऑन? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर योर हाफ ईयरलीज? रीड योर लेसन्स, गो थ्रू योर आंसर्स। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने बोला ना, लेसन के बीच में से भी क्वेश्चन आएंगे, तो सारे लेसन्स एक बार अच्छे से रीड करो, ताकि आपको आंसर सब समझ में आ जाए, ध्यान रहे कहाँ पर क्या पढ़ा हमने। ओके, तो ये तो बात हुई हाफ ईयरली की। और आपको न्यू टाइम टेबल भी मिल गया होगा। हमारे पोस्टपोन हो गए हैं एग्जाम्स, और वो स्टार्ट होंगे 4th से। एंड 6th को एसएस का पेपर है, 6 जनवरी। तो अभी बहुत टाइम मिल गया रिवीजन के लिए, तो अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, ठीक है? सो वी वर कमिंग टू आवर क्लास, वी वर डूइंग हिस्ट्री चैप्टर, एजुकेटिंग पीपल। What steps were taken by the British government, company government of course, to educate people? Or last class in our previous lesson we have read about Wood's dispatch. क्या क्या रिकमेंडेशंस थी चार्ल्स वुड की। फिर ड्रॉबैक्स पढ़े हमने एजुकेशन सिस्टम के, दैट वाज स्टार्टेड बाय कंपनी। और इंडिया में जो सिस्टम था, गुरुकुल्स एंड टॉट पाठशालास थी, वो सिस्टम हमने समझा था। टुडे वी विल स्टार्ट विद द ग्रोथ ऑफ नेशनल एजुकेशन, ऑल इंडिया एजुकेशन। ये कैसे स्टार्ट हुआ, लेट्स फाइंड आउट। द स्वदेशी एंड द बायकॉट मूवमेंट shook the very foundation of the British Empire in India. ये स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आफ्टर कमिंग ऑफ गांधी जी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो अब धीरे धीरे आफ्टर 1915 1920 स्वदेशी मूवमेंट बहुत जोर पकड़ रहा था। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द स्टूडेंट्स टुक अ मेजर पार्ट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था सबसे पहले, जिसमें स्वदेशी और बॉयकॉट का नारा लगा था। And the students very enthusiastically participated in it, which drew upon them the wrath of the British government. और क्योंकि स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था, तो किसका गुस्सा, व्हाट इज wrath? गुस्सा झेलना पड़ा स्टूडेंट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट का। मैनी स्टूडेंट्स वर एक्सपेल्ड, उन्हें उनके स्कूल्स और कॉलेजेस से निकाल दिया गया। सर्क्यूलर आफ्टर सर्क्यूलर वर इशूड, नोटिस दिए गए उन्हें to different schools and colleges to take severe disciplinary action against such students. Schools और colleges के management को बोला गया, all the students who have participated in this Swadeshi and boycott movements, उनके खिलाफ strict action लो against such students who were found taking part in the Swadeshi and the boycott movement. Not only the students were fined, उन पर फाइन लगाए गए, एक्सपेल्ड, उन्हें उनके स्कूल्स और कॉलेजेस से निकाल दिया गया, बट मैनी टीचर्स वर ऑल्सो फोर्स टू रिजाइन। वे सिर्फ स्टूडेंट्स ने थोड़ी ना पार्ट लिया था, इवन द टीचर्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। तो दे वर ऑल्सो फोर्स टू रिजाइन व्हेन दे रिफ्यूज टू फाइन एंड विप द स्टूडेंट्स, मारना। जब उन्हें टीचर्स ने मना कर दिया कि नहीं, हम स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, आफ्टर ऑल टीचर भी तो ज्यादा कौन थे, दे वर इंडियंस। तो व्हेन दे रिफ्यूज्ड, तो उन टीचर्स के खिलाफ भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सच एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटीज फोर्स द स्टूडेंट्स टू बायकॉट द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। हमने देखा था ना, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, मद्रास यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। तो स्टूडेंट्स ने जब देखा कि गवर्नमेंट फोर्स कर रही है इतना ज्यादा, तो उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी का बायकॉट किया। बायकॉट का मतलब नहीं जाना। एज सच अ क्रिटिकल जंक्चर, ऐसे क्रिटिकल समय पर, है ना, ऐसा पॉइंट आ गया, मैनी एमिनेंट पर्सन ऑफ बंगाल, बंगाल के जो बड़े लीडर्स थे, एजुकेटेड लीडर्स थे, दे गॉट टुगेदर एंड हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन 14th November 1905। तो जितने भी टीचर्स थे वो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी। टीचर्स ही नहीं, और भी जो एमिनेंट लीडर्स थे, दे कलेक्टेड एंड दे held a conference on 10th November 1905. In this conference, they decided to establish a National Council of Education. अभी तक तो ब्रिटिश स्टडीज ही चल रही है ना, अब इंडिया में इंडियंस को भी तो कुछ करना है। तो सबसे पहले क्या किया गया, उन्होंने एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई in order to organize a system of education on national lines. इंडियंस के लिए
इंडियन तरीके से एजुकेशन दी जाए एंड इन नेशनल हैंड्स, जो कि सिर्फ किसके हाथ में हो, इंडियंस के हाथ में हो, ताकि वो इंडियन स्टूडेंट्स को उस तरह से रेडी कर सकें. विद इन नो टाइम अ ह्यूज अमाउंट वॉज कलेक्टेड. भाई काम करने के लिए काउंसिल बनानी है, स्कूल्स खोलने हैं, सिलेबस रेडी करना है, तो रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी, और वो फटाफट इकट्ठा हो गया. एंड द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज सेटअप इन अ लार्ज हाउस विथ अ कंपाउंड डोनेटेड बाय अ नेशनलिस्ट डोनर. और एक जो बहुत बड़े, नाम नहीं दे रखा, देखो नेम इज नॉट गिवन हियर, बट ही गेव हिज हाउस, बहुत बड़ा घर था उनका, तो वो उन्होंने दे दिया कि यू सेटअप, यहां पर आप खोलो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन. विद इन नो टाइम मैनी नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर फाउंडेड. अभी आप देख रहे होंगे न्यूज में, सेंटेनरी, AMU की सेंटेनरी थी, अब रविन्द्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन की सेंटेनरी, सेंटेनरी का मतलब 100 years. तो दिस इज द टाइम व्हेन दोज वर सेट अप. Within no time, many national schools and colleges were founded. According to an estimate by 1908, है ना, हम तो अभी की बात कर रहे हैं, 2020 है तो 1920-21 में हुआ होगा वो, लेकिन यहाँ तो देखो 1908 में ही सेकेंडरी स्कूल्स कितने हो गए, सेकेंडरी मीन्स 10th क्लास तक के 25, और प्राइमरी नेशनल स्कूल्स व 300. इतने स्कूल्स खुल गए बाय 1908. द एक्सपेल्ड स्टूडेंट्स, जिन्हें निकाल दिया गया था इंग्लिश स्कूल से, एंड टीचर्स हु वर फोर्स्ड टू रिसाइन वर एब्जॉर्ब्ड. यहाँ सब जगह जॉब लग गई है ना, नेशनल स्कूल्स खुल गए, जिन टीचर्स को ब्रिटिश स्कूल से निकाला था उन्हें यहाँ जॉब मिली. फोर्स्ड टू वर एब्जॉर्ब्ड एंड एडजस्टेड इन दीज नेशनल स्कूल्स. तो अब इंडिया में इंडियन एजुकेशन स्टार्ट हुई. इन its session of 1906, the Bengal Provincial Conference endorsed the idea of establishing national schools throughout the country. ये जो इस पैराग्राफ में है, ये तो कहाँ बने हैं, बंगाल में बने हैं. Now you need to establish schools all over the country. तो ये डिसाइड किया गया 1906 में बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस में. The Indian National Congress in its Calcutta session of 1906, फिर कांग्रेस का सेशन हुआ कैलकाटा में. They also approved the resolution of opening national institutions, कि अब नेशनल स्कूल्स में पढ़ाई भी उसी तरह की जाएगी, साइंस, मैथ्स, लिटरेचर सब पढ़ाया जाएगा, और सब बच्चों को पढ़ाया जाएगा. क्योंकि हमने इंडिजिनस स्कूल्स पढ़े थे ना yesterday, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, हिंदूज की पाठशालाज अलग थी और मुस्लिम्स के मदरसाज अलग थे. बट ये जो नेशनल स्कूल्स होंगे, all the Indian students are going to study there throughout the country. In moving the resolution, हिरेंद्र नाथ दत्ता, ये एक लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने बोला स्वदेशीism is a three-faced goddess. The one face of or the aspect of goddess is political. मतलब 3 मोटो होने चाहिए ना स्वदेशी के, 3 मोटो. एक देवी है ना, जिसके 3 फेसेस हैं. एक फेस है पॉलिटिकल, सेकंड फेस है इंडस्ट्रियल, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशनल. तो ये तीनों में हमें स्वदेशी अपनाना है. राज भी स्वदेशी होना चाहिए पॉलिटिकल फील्ड में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, और एजुकेशन भी नेशनल होनी चाहिए. किसने बोला बच्चों, ये हिरेंद्र नाथ दत्ता ने. Thus, in 1905, with the Swadeshi and the boycott movement, the national education also became a part and parcel of the national movement. अब सिर्फ इंडिया को फ्री नहीं कराना था, जो हम नेशनल मूवमेंट था, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें सिर्फ पॉलिटिकली फ्री नहीं होना था, हमें हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप करना था. तो इट ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ अ नेशनल मूवमेंट. महात्मा गांधीज व्यूज ऑन एजुकेशन. तो ये तो अभी हमने हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट का पढ़ा. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द व्यूज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ अ कंट्री, महात्मा गांधी. उनके हिसाब से एजुकेशन उस समय कैसी होनी चाहिए और क्या करना है. Mahatma Gandhi, one of the greatest leaders of India, had his own views on
education. He held the view that colonial education, जो ब्रिटिश दे रहे थे, would create a sense of inferiority in the minds of Indians. हमारे दिमाग में एक inferiority complex आ जाएगा, अरे हम तो ब्रिटिशर्स से कम हैं. It would make them think that Western civilization was superior. वो तो जो पढ़ाएंगे वो यही पढ़ाएंगे ना कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन बेटर है, हमसे ज़्यादा अच्छा है. एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड दैट दे हैड इन देयर कल्चर. और इससे क्या होगा, जो हमारे बच्चे हैं उनमें जो हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन सिविलाइजेशन है, उसके लिए जो गर्व की भावना होनी चाहिए वो नहीं होगी. एजुकेशन इन इंग्लिश वुड क्रिपल इंडियंस. हमें क्रिपल का मतलब विकलांग बना देगी, हम डिपेंड हो जाएंगे इंग्लिश पर. वो इसी तरह के एजुकेशन देंगे कि हम उनके हिसाब से सारे काम करें. डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स. हमें अपनी ही कल्चर, अपने ही सोसाइटी से दूर कर देंगे. एंड मेक देम स्ट्रेंज इन देयर ओन लैंड. इंडिया में रहते हुए भी हम इंडियन नहीं होंगे. हाँ, जैसा हमने पढ़ा था ना इसी चैप्टर में, फेस से और ब्लड से हम इंडियन होंगे, लेकिन हमारी थिंकिंग, हमारा बोलचाल, हमारा सोचने का तरीका बिल्कुल इंग्लिश की तरह होगा, और ऐसा नहीं होना था. अकॉर्डिंग टू हिम, गांधी जी ने कहा, वेस्टर्न एजुकेशन फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन एन ओरल नॉलेज. आपकी वेस्टर्न एजुकेशन, और यही अभी भी हो रहा है, देखो बच्चों, हम यही कर रहे हैं, आपको लर्न लर्न लर्न, राइट राइट, यही सिखाया जाता है ना, लिखो. आपके पास नॉलेज कितनी, और लिखने से क्या होता है, एक क्लास का पढ़ा हुआ दूसरे में भूल जाते हैं. अभी आप 8th में हैं, अब ये कुछ चीज़ें जो हम इस साल स्टडी कर रहे हैं बच्चों, वो आपके 10th में भी आएंगी. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट. तो ये जो नॉलेज है ये नहीं मिल पाएगी इंग्लिश एजुकेशन से, जबकि हमारे यहाँ तो सेंचुरीज से ओरली ही नॉलेज ट्रांसफर होती आ रही है. बुक्स तो बहुत बाद में जाके इन्वेंट हुई है ना, पहले तो ओरल ही होता था सब कुछ, और बच्चे वो याद भी रखते थे, इतनी जो नॉलेज हम तक पहुंची है. लेकिन इंग्लिश एजुकेशन क्या कर रही थी, हमें रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, इस पर जोर दे रही थी. इट वैल्यू टेक्स्ट बुक्स रादर देन लिव्ड एक्सपीरियंस, लाइव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. तो इंग्लिश एजुकेशन थ्योरी पर ज्यादा जोर देती है, जबकि होना क्या चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज should be more. He strongly felt that Indian languages ought to be the medium of instruction. अब इंग्लिश स्कूल्स में जो ब्रिटिशर्स ने खोले थे, what was the medium of instruction? इंग्लिश. तो इंडियंस को पहले इंग्लिश सीखना पड़ता था, जबकि मदर टंग तो हम पैदा होते ही सीख जाते हैं, बोलने लगते हैं, हाँ, हमारी लोकल लैंग्वेज. तो गांधी जी भी चाहते थे मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, because this would make easier for them to understand the whole thing. अपनी लैंग्वेज में बात समझना इजी होता है, and would enable them to recover their sense of dignity and self-respect. अपनी लैंग्वेज, अपना कमांड है ना, you should be proud of your language. आप भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चों, but you should be proud आपकी जो लैंग्वेज है, हिंदी और भी जो लैंग्वेजेस हैं आपकी मदर टंग्स हैं, you should be proud of that. कभी शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए कि हम उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. ओके, स्कूल की बात अलग है, वहां हम आपको इंग्लिश बोलने को बोलते हैं, बट यू शुड नो योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. महात्मा गांधी लेड एम्फेसिस ऑन लर्निंग अ क्राफ्ट. आप में कोई स्किल भी होना चाहिए, एज इट वुड मेक देम वर्क विद देयर ओन हैंड्स. हाथ से काम करना आना चाहिए कुछ, तब जाकर आप एक स्किल्ड पर्सन बनेंगे. एंड गेट अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द होल थिंग. जब आपको कहते हैं आप बनाकर लाओ, ये डोंट टेक हेल्प ऑफ एनीवन, खुद कोशिश करो. कुछ भी चीज बनाने को कहा जाता है, ट्राई टू मेक इट विथ योर ओन हैंड्स. कैसी भी बने वो बात अलग है, बट एटलीस्ट यू ट्राइड. तो ये स्किल, ये क्राफ्ट सबको आना चाहिए. बाय डूइंग सो दे वुड लर्न हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड. जब आप कोई चीज बनाओगे उसको तो समझोगे ना कि कैसे होता है ये काम. चलो पढ़ाई की ही बात ले लो, हम कहते हैं खुद नोट्स लिखो. आई हैव सीन सो मेनी चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स काम करते हैं या एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर काम करते हैं, तो वो खुद करना नहीं हुआ, अपने आप लिखोगे तो लर्न भी होगा, क्योंकि आप पढ़ के लिखोगे तो कुछ तो दिमाग में जाएगा. तो ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स विथ योर ओन हैंड. The learning of the craft
would not develop not only their mind but also their capacity to understand. अभी आप लोग घर पे हो, try to learn something new, try to do it with your own hands. तो आपका माइंड भी बहुत शार्प होगा, हाथ और दिमाग के बीच में एक बैलेंस बनेगा. कोई भी चीज बनाना सीखो बच्चों, कोई हैंडीक्राफ्ट है, कुछ भी है, लर्न अ स्किल. तो उससे आपके माइंड पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा एंड इट विल इंक्रीज योर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड. लेटर ऑन सच अ थिंग कुड हेल्प मेनी टू अर्न देयर ओन लिविंग. और इससे आपको आगे जाकर काम करने में या अपनी लिविंग अर्न करने में भी हेल्प मिलेगी. These were Mahatma Gandhi's ideas. Now Tagore's contribution. You can't forget, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर. मैंने अभी आपको बोला था उनकी यूनिवर्सिटी भी उन्होंने बनाई थी, शांति निकेतन. इट्स अ वेरी पॉपुलर, वर्ल्ड क्लास. और रविन्द्रनाथ टैगोर also got Nobel Prize. So let's see what is his contribution. One of the greatest saints of modern India, the winner of the Nobel Prize, Tagore contributed a lot to the field of education. As a child, he hated the suffocating atmosphere of the so-called schools में जो बंद के रह जाते हैं बच्चे, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था. एक जगह पे बैठना, हाँ, पढ़ाई जो करना, स्कूलिंग सिस्टम आप सब समझते हैं. He didn't like that. The school to him appeared like a prison because there he could not do what he felt like doing. है ना, आप में भी बहुतों को ऐसा लगता है, school looks like a prison. The experience of his school days in Calcutta shaped Tagore's ideas. तो जब स्कूल जाते थे और वहाँ जो उन्हें एक्सपीरियंस हुआ, उससे उनके न्यू आइडियाज डेवलप हुए ऑफ एजुकेशन, कि क्या बदलाव लाया जा सकता है, हाउ टू चेंज दिस सिस्टम. When he grew up, he thought of setting up a school where the child was happy, where he could be free to do whatever he liked. इस तरह के स्कूल बनाना चाहते थे, and where he was able to explore his own thoughts and desires. तो बच्चे जो चाहे करें, सेल्फ लर्निंग जो होती है ना, करके सीखो, वो बच्चों में डेवलप होनी चाहिए. He disliked the rigid and restricting discipline of the school system as was set up by the Britishers. बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम था, जो भी सिस्टम था ब्रिटिश स्कूल का, टैगोर को बिल्कुल नहीं पसंद था. He felt that childhood ought to be a time of self learning. देखो यही बात आई, हाँ, खुद करके सीखो, वो होना चाहिए, instead of being encircled by the strict and suffocating atmosphere of the prison like schools. तो वो उन स्कूल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे जहां बच्चों को बिल्कुल बांध कर बिठा दिया जाता है, जस्ट लाइक इन प्रिजन, और सिर्फ उन्हें कहा जाता है कि जैसा कह रहे हैं वैसा ही करते जाओ. तो इसमें बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है, हाँ, वो सिर्फ वही कर रहा है जो उसे कहा जा रहा है. लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसीलिए स्कूल्स खोले थे, तो वहाँ एटमॉस्फेयर भी ऐसा ही था, एंड दैट वॉज नॉट लाइक्ड बाय टैगोर. विथ सच व्यूज इन माइंड, रविंद्रनाथ टैगोर laid the foundation of शांति निकेतन, है ना, अंडरलाइन करो इसे, in the year 1901 उन्होंने शांति निकेतन, it's a world class university now, an ideal institution with a natural environment. सब कुछ नेचर, वहाँ जैसे आप क्लास में बैठकर पढ़ते हो ना, ऐसे स्टडीज नहीं, डिफरेंट सिस्टम. According to him, only such an instruction could prove an abode of peace. है ना, जहाँ पर शांति है, abode means घर, है ना, जहाँ आराम से, इसलिए नाम भी क्या लिखा उन्होंने, what's the name, शांति निकेतन. where living in harmony with nature, children would cultivate their natural creativity. नेचर में रहते हुए, नेचर के साथ बच्चे सीखेंगे. That is why Tagore chose to set up his educational institution about 100 kilometers away from the hustle and bustle of Calcutta. बिल्कुल कैलकटा से बहुत दूर, है ना, एक नेचुरल सराउंडिंग्स में उन्होंने अपना इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, नॉट इन द सिटी. In 1924, Shanti Niketan became a full-fledged university with the name of Vishwa Bharati. तो आज, है ना, today, Shanti Niketan is known by the name Vishwa Bharati University. Rabindranath Tagore wanted to combine elements of
modern Western civilization with what he saw as the best within the Indian tradition. ठीक है ना, बिल्कुल सही है ये बात. वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो डेवलपमेंट्स हैं, साइंटिफिक टेक्निकल डेवलपमेंट्स, वो तो सीखो, लेकिन अपना इंडियन कल्चर भी साथ में. तो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडियन ट्रेडिशंस. That is why at Shantiniketan he tried to teach science and technology along with art, music and dance. So it's a very popular university, children. विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करी, है ना. वेस्ट से लिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इंडियन कल्चर, आर्ट एंड म्यूजिक, डांस, एवरीथिंग इज taught there. So this is the contribution of Rabindranath Tagore to the education field. So that was educating people. The next lesson that will be after Hafilis, we'll start with another chapter. Till then, keep learning.